नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष सांगे आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कमांडो डिफेंस एकेडमी जयपुर में स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को साथियों आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। टॉप लेवल के सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साथियों हो जाते हैं। तो बिना समय गवाए साथियों क्लास को यहां पर शुरू कर दिया गया है। पहले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो ये साथियों कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था आप लोग ध्यान रखेंगे, 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों 543 सीटों के लिए चुनाव जो हुए हैं वो 7 फेजेस में हुए हैं। पहले फेज की वोटिंग साथियों 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को हुई है। चलिए 4 जून को नतीजे आए हैं और आचार संहिता से लेकर नतीजे तक इसमें 80 दिन लगे हैं। कितने दिन साथियों? 80 दिन लगे हैं। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं लोकसभा के 4 राज्य यानी कि लोकसभा के साथ 4 राज्यों की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहां के विधानसभा चुनाव भी साथियों हुए हैं। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले प्रश्न है कि भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने साथियों मतदान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है बताइए। तो कितने लोगों ने साथियों वोट दिया है? तो 64.2 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। राइट आंसर यहां पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है भारत ने। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। इनके अनुसार ये सभी G7 देशों यानी कि G7 देशों जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा के मतदाताओं की संख्या का 1.5 गुना है यानी कि 1.5 गुना है। उसके बाद देखिए चुनावी प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी टीमें और 1.5 करोड़ मतदान एवं सुरक्षा कर्मी साथियों शामिल थे। उसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु साथियों कितनी चाहिए होती है। देखिए अभी जो लेटेस्ट आपके जो क्वेश्चन बनेंगे ना लोकसभा चुनाव 2024 के, वो भी साथियों मैं आपको बताऊंगा, उसकी थ्योरी भी यहां पर आपको करवाने वाला हूं। 2-4 क्वेश्चन इसके देख लीजिए पहले कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है साथियों? 25 वर्ष चाहिए होती है। 1952 में भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने साथियों भाग लिया था? तो 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत के पहले लोकसभा चुनाव जो कि 1952 में हुए थे, इसमें कितनी ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस ने इसमें कितनी सीटें साथियों हासिल की थी? तो अगर बात करते हैं साथियों देखिए कितनी ऐच्छिक सीटें थी, तो 489 ऐच्छिक सीटें थी और कांग्रेस में इसने कितनी सीटें साथियों हासिल की थी? तो 364 सीटें हासिल की थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न है कि लोकसभा का चुनाव पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो 1951-52 में साथियों लोकसभा का चुनाव पहली बार हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? आप सभी लोग जानते हैं 5 वर्षों के बाद भारत में लोकसभा का चुनाव होता है। अब साथियों लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित साथियों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए। चलिए जैसे कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं और 10 साल बाद देश में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। एनडीए को बहुमत मिल गया है, ठीक है ना, एनडीए को बहुमत मिल गया लेकिन भाजपा बहुमत से चूक गई है। चलिए उसके बाद अगर बात करते बीजेपी एक बार फिर से देश में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे चुनाव में 240 सीटें मिली हैं, वहीं कांग्रेस 99 सीटों पर साथियों सिमट गई है। ठीक है ना। अगर बात करते साथियों उसके बाद देखिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसे 37 सीटों पर जीत मिली है। वहीं बीजेपी को 33 सीटों पर साथियों जीत मिली है। वहीं कांग्रेस ने भी यूपी में 6 सीटें साथियों जीती हैं। चलिए उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत हासिल कर बड़ी कामयाबी हासिल की है और टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी बड़ी सफलता मिली है। उनकी पार्टी शिवसेना ने इस चुनाव में 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। उनके गठबंधन सहयोगी एनसीपी शरद पवार गुट ने 7, शिवसेना शिंदे गुट ने 7 और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटों पर विरोधियों को मात दी है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम
को एक सीट पर जीत मिली है, वह अपनी हैदराबाद सीट बचाने में कामयाब रहे। उसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में साथियों क्लीन स्वीप हासिल किया है, क्लीन स्वीप किया है। और अन्य दलों की बात करें तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 3 सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 सीट और आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी को 2 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसको 2 सीट और जनता दल को साथियों 2 सीट, विदुतलाई चिरुथैगल कांची को भी 2 सीट और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीट, राष्ट्रीय लोक दल को 2 सीट और जम्मू एंड कश्मीर को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथियों 2 सीट जीतने मिली हैं। तो इतनी जानकारी साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। क्यों? क्योंकि 2014 में 2019 दोनों ही बार बीजेपी ने अपनी बहुमत हासिल की थी साथियों, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन इस बार बीजेपी बहुमत से जादुई आंकड़े 272 से दूर रही साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करें साथियों इस बार बहुमत नहीं मिल पाया बीजेपी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव जीते हैं। हालांकि 2014-2019 की तुलना में 2024 में उनकी जीत सबसे छोटी रही है। पीएम मोदी ने ये चुनाव 1.52 लाख वोटों के अंतर से जीता है। उसके बाद अगर बात करें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों लोकसभा चुनाव 2024 की ही बात करेंगे। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो गया है, ठीक है ना। 16 जून की अगर बात करें तो 16 जून को साथियों 2024 को एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून तक आम चुनाव हुए हैं। चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं और नतीजे 4 जून 2024 को घोषित किए गए हैं। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव होगा जो 2019 के भारतीय आम चुनावों को पीछे छोड़ देगा। देश के चुनावी इतिहास में यह दूसरा मौका है जब लोकसभा चुनाव इतनी लंबी अवधि तक चले हैं। चलिए अब साथियों यहां पर हम लोग 7 फेजेस की अगर बात करते हैं तो एक एक करके साथियों यहां पर सभी फेजेस देख लेते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं यहां पर साथियों फेज 1 की, तो इसमें अगर बात करें 102 सीटें थी, यानी कि 102 सीटें और वोटिंग जो हुई थी ना साथियों वो 19 अप्रैल से हुई थी, ठीक है ना। फेज 2 की अगर बात करते हैं तो इसमें साथियों 89 सीटों पर खेल हुआ और साथियों अगर बात करें वोटिंग की अगर बात करें कब हुई थी 26 अप्रैल को हुई थी। उसी प्रकार तीसरा फेज की अगर बात करते हैं ना साथियों यहां पर, तो तीसरे फेज की अगर साथियों बात करें यहां पर कुछ थोड़ा घिचपिच हो गया साथियों, एक तरीके से सही तरीके से यहां पर टाइपिंग नहीं हो पाई। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तीसरे फेज में 94 सीटों पर वोटिंग हुई और जो कि वोटिंग कब हुई 7 मई को हुई। और उसी प्रकार साथियों फेज 4 की अगर बात करें 96 सीटों पर वोटिंग हुई और 13 मई को वोटिंग हुई थी। फेज 5 की अगर बात करें तो 49 सीटों पर वोटिंग हुई और हुई कब साथियों 20 मई को। और फेज 6 की अगर बात करें 57 सीटों पर वोटिंग हुई और वोटिंग कब हुई साथियों 25 मई को। उसी प्रकार फेज 7 में 57 सीटों पर तो वोटिंग हुई और वोटिंग कब हुई साथियों 1 जून को हुई। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नतीजे कब 4 जून को आए। उसके बाद देख लीजिए साथियों जरा निर्वाचन आयोग के संबंध में भी, क्योंकि यहां से भी साथियों कुछ जानकारी जो है ना वो आपको साथियों होना ही होना चाहिए। चलिए अब यहां पर अगर बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है जो कि भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला है। निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी माध्यम से चुनावों को संपन्न कराना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324। अभी साथियों हम लोग 50 क्वेश्चन भी यहां पर करेंगे, अभी थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि आपने शुरू के 7 क्वेश्चन देखे, उसके बाद ही मैं थ्योरी आपके सामने लाने लगा, बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 324 जो है ना ये भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन के बारे में निम्नलिखित प्रावधान करता है, जिसके इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर तय की गई संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। उसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, तो निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक साथियों जो है ना वो रिटायरमेंट होंगे, जो कि
भी, मतलब जो भी पहले हो जाए, ठीक है, 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए, या साथियों 6 वर्ष का कार्यकाल इनका पूर्व पहले हो जाए। उसके बाद देखिए निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए निर्वाचन आयोग अधिनियम 1991 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त को समान वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें मिलती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ही समान होती हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव साथियों कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग में 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर बात करें, यानी कि ईवीएम की बात करें, तो ईवीएम के बारे में कहा जाता है कि ये न केवल चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाती है बल्कि उसे विश्वसनीय भी बनाती है। उसके बाद देखिए इसके काम करने का तरीका सटीक और तेज होता है और इससे मतगणना भी बहुत तेजी से हो जाती है। सबसे अहम बात, इसमें एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिससे अमान्य वोटों की संभावना साथियों खत्म हो जाती है। अब लोकसभा की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से आप लोग यहां पर इस क्लास को देखिएगा क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चंस आप लोग साथियों देखेंगे। चलिए यहां पर अगर बात करें, भारत की संसद का निचला सदन है, यानी कि जो लोकसभा है ना, यह भारत की संसद का निचला सदन है और इसकी समय अवधि साथियों कब तक रहती है? 5 वर्ष तक रहती है। वर्तमान समय पर साथियों लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उस उपाध्यक्ष की अगर साथियों बात करते हैं तो 25 मई यानी कि 2019 से रिक्त हैं एक तरीके से। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की कि सदन के नेता अभी कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष की अगर बात करें तो ये भी साथियों रिक्त है। और सीटें कितनी है लोकसभा में? तो 543 साथियों सीटें हैं। ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में साथियों सबसे पहले लोकसभा का गठन किया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को साथियों लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको प्रस्तुत कर सकते हैं? तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, और अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना होता है तो यह साथियों लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद देखिए कौन लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? बताइए। तो यहां पर अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है, यानी कि शक्ति इनके पास होती है। अगला प्रश्न देखिए, कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? बताइए। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 543 साथियों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र साथियों कब आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था आप लोग ध्यान रखेंगे, 13 मई 1952 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें साथियों 13 मई 1952 को ही स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र साथियों आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो लोकसभा के साथियों 3 सत्र आयोजित होते हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए लोकसभा यानी कि वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो 3 सत्र आयोजित होते हैं। बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के मध्य होता है साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या साथियों कितनी होगी? बताइए। चलिए तो लोकसभा की अधिकतम संख्या अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो 552 आपको बताना है। देखिए अगर आपका एग्जाम अब होने वाला है, जब भी होगा साथियों आपका एग्जाम, तो लोकसभा के चुनाव हुए हैं साथियों, तो लोकसभा से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि जिन जिन क्वेश्चंस में लोकसभा लगता है, भले वो पुराना हो नया हो, वो सभी क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 50 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे साथियों इस क्लास में पूरे, जो कि लोकसभा से लगभग संबंधित होंगे। देखिए भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताइए। तो अगर बात करें साथियों वर्तमान समय पर कौन है, तो राजीव कुमार इनका नाम है, और राजीव कुमार साथियों वर्तमान समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयुक्त का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही। इनकी नियुक्ति की अगर बात करें साथियों, भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं।
तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, नियुक्ति कौन भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अवधि की अगर बात करते हैं ना साथियों, अवधि की तो 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु, जो भी साथियों पहले हो जाए। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर चुनाव आयुक्त की, तो कौन है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है और सुखबीर सिंह संधू हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, अगर तो बात करें साथियों, सुकुमार सेन। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष साथियों कौन थे। तो कौन थे साथियों, अनंत शैनम अयंगर थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों, मीरा कुमार थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम साथियों 20 सीटें हो सकती हैं। उसके बाद देखिए लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, बताइए। तो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा के साथियों अध्यक्ष होते हैं। या आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाए, यानी कि दोनों एक तरीके से अपने पद पर ना हो, तो लोकसभा की अध्यक्ष साथियों कौन करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष की अगर बात करें, जो राष्ट्रपति के द्वारा साथियों मनोनीत लोकसभा के सदस्य हैं, फिर वो लोकसभा की अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष भी ना हो, अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष भी ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो। उसके बाद देखिए भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो लोकसभा के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो कौन करते हैं साथियों, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है, उसको साथियों क्या कहा जाता है। उस घंटे की अगर बात करें, उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है साथियों, उसको प्रश्नकाल कहा जाता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो साथियों तुरंत इस वीडियो को क्या कर दीजिए, तुरंत साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए उसके बाद देखिए नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों 33% सीटों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए सीटों का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ये कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है। तो ये साथियों कौन करते हैं तय, ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। कौन करते हैं साथियों, लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए लोकसभा में आम बजट साथियों कौन प्रस्तुत करते हैं। तो लोकसभा में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा साथियों प्रस्तुत किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किसमें पास किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या साथियों विधान परिषद में। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साथियों लोकसभा में पास किया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। भारत की संसद किन किन से मिलकर बनी, यानी कि संसद की अगर बात करते हैं तो संसद की अगर बात करें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्या साथियों, लोकसभा और राज्यसभा और उसके अलावा राष्ट्रपति, यानी कि सही जवाब आपका अगर है साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा के जनक के रूप में साथियों किसे जाना जाता है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें जीवी मावलंकर की जब हम बात करते हैं तो इनको ही साथियों क्या कहा जाता है, एक तरीके से लोकसभा का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है। तो भारत में आदर्श आचार संहिता मतदान के तुरंत बाद, चुनाव से 3 महीने पहले या चुनावी तारीख से की घोषणा के तुरंत बाद, इनमें से कोई नहीं। तो मैं कहूंगा साथियों चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद ही भारत में आदर्श संहिता यानी कि कोड ऑफ मॉडल कंडक्ट साथियों लागू हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है। तो कौन लागू करता है साथियों, भारतीय निर्वाचन आयोग लागू करते हैं भारत में आदर्श आचार संहिता। या आप लोग ध्यान रखेंगे, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है, बताइए। तो चुनावी तारीख के ऐलान के बाद से रिजल्ट
घोषित होने तक साथियों आदर्श आचार संहिता लागू रहती है, यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते हैं? 1, 2, 3। तो मैं कहूंगा साथियों अब अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इनमें से एक भी नहीं आपको राइट आंसर के रूप में लगा देना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान है? तो लोकसभा के गठन का प्रावधान साथियों अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 81 में है। यानी कि अगर बात करें कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपका साथियों सही जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत साथियों इसको समाप्त किया गया था। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र साथियों कौन सा है बताइए? तो चांदनी चौक की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र साथियों चांदनी चौक है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति के लिए सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या साथियों कितनी होती है बताइए? तो कितनी होती है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां भाग नहीं, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। बिल्कुल सही साथियों, 10वां भाग ही होती है। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर साथियों राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो साथियों ये आपका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित होने पर समाप्त हो जाती है? अगर वो कब तक अनुपस्थित रहता है, कब तक अब्सेंट रहते हैं लोकसभा के सदस्य, तो उनको साथियों एक तरह से उनकी जो होती है ना उनकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो अगर साथियों 2 महीने तक यानी कि 60 दिनों तक साथियों अनुपस्थित रहते हैं तो मेरा मानना है मैं कह सकता हूं कि लोकसभा के सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जाता है 60 दिनों तक अगर वो नहीं आते हैं लोकसभा। उसके बाद देखिए लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से ज्यादा का अंतराल साथियों नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अस्थाई लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि प्रोटम स्पीकर को कौन नियुक्त करते हैं? तो यहां पर अगर बात करें साथियों राष्ट्रपति के द्वारा अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए साथियों बढ़ा सकती है? तो एक कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। साथियों अगर आप चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर साथियों, ठीक है ना, डेली करंट अफेयर की साथियों क्लास यहां पर आपको मिल जाएगी। अगर बात करें साथियों रोज सुबह कितने बजे? रोज सुबह साथियों 6 बजे, रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर की साथियों यहां पर क्लास आप लोग देखते हैं। कितने बजे? रोज सुबह 6 बजे। तो उसके अलावा यहां पर देखिए साथियों आपको यहां पर इस क्लास में 2 तरह की चीजें दी जाती है जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है। पहले की अगर बात करें जो लेटेस्ट साथियों उस दिन के क्वेश्चन होते हैं एक तो वो दिए जाते हैं। उसके अलावा साथियों लास्ट 7 डेज का क्या, लास्ट 7 डेज में आपको जो भी करंट अफेयर साथियों पढ़ाई गई हैं उसमें से जो चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं, क्या साथियों एक तरीके से जो चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन होते हैं उनका भी आपको रिवीजन करवाया जाता है डेली। यानी कि सबसे पहले साथियों 15 से 16 क्वेश्चन आप देखेंगे उस दिन के लेटेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर के। उसके बाद साथियों लगभग 7 दिन के करंट अफेयर भी आपको उसी क्लास में ही समझाए जाते हैं। तो साथियों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए और वो सुबह वाली करंट अफेयर साथियों आप लोग जरूर देखा कीजिए। चलिए उसके बाद देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 330 से संबंधित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो कहां पर है साथियों लोकसभा की सीटों की संख्या? उत्तर प्रदेश में है। और कितनी है साथियों? 80 है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण स्थानों की संख्या कितनी है? तो आरक्षण स्थानों की संख्या कितनी है साथियों? 84 है। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं साथियों बताइए?
तो किसको देते हैं साथियों? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कहां पर साथियों पेश किया जा सकता है? तो राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र किसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है? तो किसके द्वारा साथियों दाखिल किया जा सकता है? भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा, या जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के निवासी द्वारा, या भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों, लोकसभा 2024 के आपने चुनावों से संबंधित क्वेश्चंस भी देखे और उसके अलावा साथियों जो आपकी स्टैटिक जीके के